अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। एंड वेलकम टू फिजिक्स वर्स। भाईजान, आज हमारी इस सेशन की एएस की आखिरी क्लास है। सो एज यू कैन सी दैट दिस इज द लेक्चर नंबर 80 एंड 80 लेक्चर्स हमारे ओवरऑल जो है वो बिल्डअप हुए इस पूरे सेशन में। एंड कल हम लोगों का बहुत बड़ा दिन है और हमारी आज़ादी का भी दिन है। तो आई होप आपने वो एमसीक्यूज टिप्स वाली वीडियो देखी हो। कोई भी टिप उसके अंदर मिस नहीं करिएगा। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक इट मोर एंगेजिंग। सो या, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलो शुरू करते हैं। So this is the last paper we are going to do, that is October November 2024 P12 1 hour 15 minutes का पेपर है, कैम्ब्रिज ASM A लेवल से। सही बेटा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी बाकी पेपर्स हैं, फरवरी मार्च 2024 और पूरा 2023 ऑलरेडी यूट्यूब फिजिक्स वर्स के चैनल पे मैंने डाला हुआ है। सही है, तो वहां से मुझे गो थ्रू कर लिएगा। वन पेपर वन है बेटा, देयर आर 40 MCQs इन द पेपर। each question carry 40 marks। तो भी पेजेस है, मेक श्योर कोई भी पेज मिस या मिसप्रिंटिंग ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो पहली फुर्सत में आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। First page is regarding the frequently used constants and formula, but I always say do not rely on these formula. They are not more, they are not enough. बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े हैं रिव्यू बुक में, सारे फॉर्मूला मैंने लिखे हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन वी हैव राइट नाउ इज, बेटा कहा जा रहा है हमसे अ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यूनिट बोला है, ऐसा यूनिट नहीं बोला। Which row does not show correct combination for the quantity and its SI unit? ओके, तो बेटा मैथ का ऐसा यूनिट है ग्राम, बिल्कुल ठीक बात है। सही है, मैथ का ऐसा यूनिट होता है ग्राम। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। ऐसा यूनिट नहीं, यूनिट सॉरी। चार्ज का ऐसा ही, चार्ज का यूनिट एम्पेयर नहीं होता। सही है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। तो नॉट शो द करेक्ट यूनिट बोला है, तो सी आंसर है हमारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल कार ट्रेवल्स इन अ टाउन। ओके, स्मॉल कार रीजनेबल एस्टिमेट का सवाल है बेटा। कार का मैथ हम लेते हैं कितना, 1000 kg। सही है। और टाउन में कार शुड नॉट बी ट्रैवलिंग विद ग्रेटर स्पीड। लेट से मैं बोल रहा हूँ कार में, कार टाउन में कार की स्पीड होनी चाहिए 20 किलोमीटर पर आवर। वो जब आप नॉर्दर्न पाकिस्तान जा रहे होते हो ना, तो जगह जगह KKH पे, कार्यक्रम हाईवे पे लिखा हुआ होता है अपनी रफ्तार मत धीमी करें, आगे आबादी है। सही है, तो आबादी के दौरान, टाउन के दौरान दरमियान आपको स्पीड कम रखना चाहिए। सही है। तो इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 20 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600। सो दैट्स 5.5 मीटर पर सेकंड। सही बेटा। तो अब काइनेटिक एनर्जी का रीजनेबल एस्टिमेट मांग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, हाफ mv²। यानी इट विल बी हाफ, m है 1000 और v क्या है 5.5 का स्क्वायर। 15125। यानी ये बन रहा है बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 4। तो वी शुड फोकस ऑन द पावर। सही है, क्योंकि रीजनेबल एस्टिमेट है। ठीक है, हमने एस्टिमेटेड स्पीड रखी है। स्पीड इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, इससे कम भी हो सकती थी। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो है 0.5000, 5.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई 0.5 क्रॉस चेक। ये आ रहा है। तो पावर 4 हमारे पास जो है ना, वो पावर 4 यहाँ पर आ रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। सही बेटा। और अगर मैं कोशिश करूँ इसे डबल स्पीड से करूँ, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर भी कोई बड़ी स्पीड नहीं है, तो ये कितना होगा, अराउंड 10 होगा। तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई, ये पूरी 50,000 आ रही है अगर मैं स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर लेके चल रहा हूँ। सो जैसा मैंने आपको बोला,
पावर को देख रहे थे तो पावर हमारी आ गई है। लेकिन अगर मैं स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर लेकर चलता हूँ तो 40 × 1000 डिवाइड बाय 3600 इट विल बी रफली इक्वल टू 11.1। सही है। तो अगर मैं 11.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करता हूँ तो आंसर 61650 आ रहा है। ठीक है, विच इज रफली इक्वल टू वही पावर 4 आ रही है और ए के करीब आ रहा है। सही बेटा। तो इन दैट वे हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 61650 जूल, जब आप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर लेकर चल रहे हो। सही बेटा। तो दोनों सिनेरियोज में पावर 4 आ रही है, 6.16 6.4 जूल। तो दोनों सूरत हाल में हमारे पास आंसर ए की तरफ ही लीड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Solid bar has a square cross section. Length is this and width is this. Okay. Solid bar स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ओके, मतलब पहले बार बना लो, एक काम करो। बार बनेगी आपकी ऐसी, ये बार बनती है। ठीक है। तो इसकी क्या बता रहे हैं बेटा, लेंथ ये है और विड्थ ये है। तो इस यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो दोनों साइड बराबर होंगी। ठीक है। द वैल्यूज आर यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। सही है। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेट वैल्यू। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला डिजाइन करो। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी हमारे सिनेरियो में वॉल्यूम होगा विड्थ स्क्वायर इंटू हाइट। सही बेटा। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम तो क्या होगा बेटा, अनसर्टेनिटी इन विड्थ ओवर विड्थ, सिंस स्क्वायर का फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस अनसर्टेनिटी इन हाइट ओवर हाइट, और दोनों का 100 बाहर लिख दिया, एंड बाहर लिख दिया हमने क्या, प्लस माइनस। सही बेटा। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ओके। तो 2 × अनसर्टेनिटी इन विड्थ कितनी है, ये रही 0.01, और विड्थ कितनी है 2, प्लस अनसर्टेनिटी इन हाइट कितनी है ये, और हाइट कितनी है 50। अच्छा, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में डू नॉट वरी अबाउट द यूनिट्स कि आपने कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो जो ऊपर कन्वर्ट करोगे नीचे कन्वर्ट करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बी, let me find out, 1.4। रेडी। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया फाइनल। चल आगे बढ़ते हैं। The graph shows the acceleration of an object in a straight line varies with time. Okay। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। सही है बेटा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सारे ही ग्राफ रेस्ट से शुरू हो रहे हैं जब वेलोसिटी 0 है। सही है। Graph shows variation with time of the velocity v of the object over the same time. Okay। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। सही है। तो हमें ग्रेडियंट के हिसाब से देखना है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ेगा। सही है। यहाँ ग्रेडियंट देखो बढ़ रहा है। सही है। यहाँ भी ग्रेडियंट देखो बढ़ रहा है। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पे ग्रेडियंट तो कम हो रहा है शुरू में, ये तो वैसे पॉसिबल ग्राफ लग ही नहीं रहा है। और यहाँ पे थ्रू आउट द ग्राफ ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो ये भी नहीं होगा। सही है। तो हमारी कहानी है ए और बी के दरमियान। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रही है तो ग्रेडियंट कम होगा। सही है। ये देखो ग्रेडियंट कम हो रहा है। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आंसर। तो यहाँ पे सिनेरियो ये हुआ है कि वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये डिसेलरेशन की तरफ जाना शुरू हो गया है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव एक्सिस में ही एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाई हम बी को ऑप्ट नहीं करें। ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है।
तो ए हमारा करेक्ट आंसर है 4 ए का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस है बेटा, स्पीड ऑफ द स्टोन निकालनी है। सिंपल, एक काम करो, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस है, स्टोन को फॉल कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर करो। एम जी एच बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। मैथ से मैथ कटा तो क्या होगा बेटा, क्या निकालना है हमें, स्पीड निकालनी है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2 GH। सही है, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाओ, यानी वी हो जाएगा हमारा √3 9.81, और एच कितना है 0.4। तो आंसर आ रहा है 2.85 बी। के बेटा, वालेकुम सलाम अकदस, सॉरी आपका मैसेज लेट देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉल इज हॉरिजॉन्टल ऑफ अ थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। ओके, सही है, तो बॉल हाफ प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रही है। सही है। The ground is horizontal and air resistance is negligible. Which statement about the motion of the ball is correct? The acceleration of the ball is always at right angle to the path. हाँ, नहीं, एक्सेलरेशन तो बेटा हमेशा डाउनवर्ड होगी ना। सही है, पाथ के 90, पाथ से 90 डिग्री पे थोड़ी होगी, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगी, तो ये रॉन्ग है। सही है। इसके बाद क्या बोला है, पाथ फॉलो द सर्कुलर पाथ, नहीं बेटा, क्यों सर्कुलर पाथ नहीं है, जो ट्रेजेक्टरी होती है ना प्रोजेक्टाइल की, वो होती है पैराबोलिक, विच इज नॉट साइकिल। सही है, रॉन्ग। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस 9.81, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कांस्टेंट है। ठीक है, एंड द बॉल इज इन द एयर, टाइम, द बॉल्स टाइम इज इन द एयर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास नहीं। चले भाई, तो 6 C आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मूव, अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोलिजन क्या है बेटा, इन इलास्टिक। सही है, इन इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। सही है। द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑफ टुगेदर, assume that the two objects form isolated system। अच्छा जी, which row shows possible value of the total momentum and total kinetic, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। सही है, तो बेटा अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो आंसर कैन बी BCD। सही है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब काइनेटिक एनर्जी पे बात करो बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, हमने तो इनएलास्टिक कोलिजन की बात करनी है नहीं, और बाकी ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है ना। ये ऑप्शन भी गलत है बेटा, बिफोर कोलिजन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम है, आफ्टर कोलिजन बढ़ कैसे गई है, कहां से आ गई आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उसने हमसे साफ बोला है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो देयर कैन बी नो रीजन ऑफ इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सही है, तो ये वाला सही मामला है, ये वाला सही मामला है, तो सी सारे के सारे ऑप्शंस को फुलफिल कर रहा है, सी इज आर करेक्ट आंसर। सही बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। ग्राफ शोज quantity y varies with quantity x for the object falling at terminal velocity। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। सही है, और वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। सही बेटा, तो व्हाट कुड बी दिस, बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा बेटा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट होगा, यानी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डी वी इक्वल्स टू टी हो जाएगा, यानी डी और टी में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब बस फर्क यहाँ है कि यहाँ पे डी जो है वो क्या है, हाइट ऑफ फॉलिंग है। सही बेटा, तो इसका मतलब ये
हमारे पास सिनेरियो बिल्डअप ये हो रहा है कि हाइट टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। सही है। तो यहाँ पे हाइट होना चाहिए और यहाँ पे टाइम होना चाहिए। सही है। तो हाइट टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स पे आ जाएगा टाइम और इस पे आ जाएगा हाइट अबव द सरफेस। सही बेटा। क्या हुआ, थके हुए लग रहे हैं आज आप लोग? ऑल ओके? हैं भाई जोहेर, दुआ, अली, मनाहिल, अलिशबा, थके हुए लग रहे हैं सारे। खैरियत? सर पेपर दे के आए हैं इसलिए। अरे क्या बात है। चलो कोई गल नहीं, एक पेपर बस बचा है आई गेस। अगर जिनका मतलब लास्ट पेपर फिजिक्स का है तो लास्ट पेपर ही बचा है कल इंशाल्लाह। पेपर की टेंशन, अरे पेपर की टेंशन देखो, टेंशन सर पे सवार करोगे तो काम तो खराब होगा। सही है। आपने माशाल्लाह पूरे साल पढ़ा है और आपके सामने है, दिस इज द लेक्चर नंबर 80, नॉट अ पीस ऑफ केक। सही है। तो टेंशन की बात नहीं है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी ट्राएगा नहीं जाने देगा। सिला जरूर मिलता है मेहनत का। चलो। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, दुआएं आप लोगों के लिए होंगी। सो फाइनली एक बहुत अच्छी बात यह है कि आई एम नाउ फ्री विद ओ लेवल्स IGCSE A2 के पेपर तो पहले खत्म हो गए थे, अब बस आप लोगों का पेपर है तो जिससे आर लास्ट क्लास, उसके बाद इंशाल्लाह कल अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। चलो। बॉल ऑफ mass 2 kg travels horizontally with a speed this. The ball collides with a wall and rebound with the opposite direction with the speed this. तो बेटा बॉल गई है और वॉल से टकराई है, तो टकराते हुए बॉल मूव कर रही थी यूं, टकराने के बाद बॉल मूव कर रही है यूं। सही है बेटा। तो अगर मैं राइट वर्ड स्पीड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो लेफ्ट वर्ड स्पीड को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। सही है। द टाइम ऑफ कोलिजन बताया 150 मिली सेकेंड, यानी 150 इंटू 10⁻³ सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज फोर्स? बेटा एवरेज फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? फाइनल वेलोसिटी है -2.8, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 4, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 150 इंटू 10⁻³ यानी माइनस माइनस प्लस होगा, तो -6.8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 150 इट्स 90.66। नेगेटिव इग्नोर कर सकते हो आप। सही है, क्योंकि यहाँ पर आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछा नहीं है। तो 9 का हमारा आंसर आ रहा है डी। ठीक है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज बाय डायरेक्शन ऑपोजिशन की वजह से डायरेक्शन हमने साइन ऑपोजिट किया है। ठीक है। चलो। ट्रेन, two train carriages of mass 5,000 roll onto one another on a horizontal frictionless train. One train is traveling with a speed this and the other is traveling at speed this. They collide and join together. दो जिसम एक जान बोला, what is the kinetic energy lost during the collision? Okay. अब सिनेरियो हमारे पास ये होगा, सवाल ने तो बता दिया काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है तो ये इनेलास्टिक कोलिजन है, तो हम क्या करेंगे, बिफोर कोलिजन पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सही है। तो बिफोर कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है, दोनों की स्पीड और मास पता है। सही है। बट आफ्टर कोलिजन की स्पीड नहीं पता, तो आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले दो जिसम एक जान वाला सिनेरियो अप्लाई करके आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी निकालो। सही है। m1u1 + m2u2 बराबर होगा m1 + m2, तो जिसे एक जान है इसलिए और भी ऐसे। ठीक है बेटा। तो m1 है हमारे पास 5,000, u1 है हमारे पास 2। सही है। देन हमारे पास m1 है 5,000 और u2 है हमारे पास -1, जिसका माइनस मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लेने जाना। एंड 5,000 + 5,000 भी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास?
10,000 माइनस 5,000, यहाँ पे 5,000 बचेगा और यहाँ पे 10,000 बचेगा। सही है। तो ये आ गया कितना, 0.5 ms माइनस वन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन व्हेन दे आर जॉइंड। नाउ अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। सही है। तो की क्या होगा बेटा, हमारे पास हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यानी हाफ m1 कितना था बेटा, 5,000। सही है। तो काम करो, दोनों के मैसेज तो बराबर है ना, तो ये कॉमन निकाल लो। u1 स्क्वायर, u1 कितना था हमारा 2, एंड u2 स्क्वायर, u2 कितना था हमारा -1। सही है। तो क्या होगा बेटा, ये 5 था होगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर का 1, तो 3 बचेगा अंदर, 7500 जूल बिफोर कोलिजन आ गई। सही है। लगभग सी, तो गलती पे ना की, 5,000 हो गए। सही है। चलो आगे बढ़ो। अब हमारे पास करनी है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी आ रही है। सही बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, हाफ, टोटल मास कितना है आफ्टर कोलिजन, दोनों ज्वाइन कर लिए 10,000, और आफ्टर कोलिजन की स्पीड क्या है, 0.5, 1250। सही है बेटा। तो दोनों काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 7500 माइनस 1250। सही है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 6250। ओके, सीम्स लाइक कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है हमारे पास। ब्रैकेट में 3 नहीं बचेगा, इट वुड बी 5। ओ ओके, यहाँ पे गलती हुई है। थैंक यू बेटा। 3 नहीं बचेगा, तो 0.5 × 5,000। अच्छा, स्क्वायर ऑफ माइनस है ना, सही है, थैंक यू। × 5, ये 12,500 आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है सी, 11250। है ये बेटा। तो हमारे पास आंसर है सी, दिस इज योर करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच सिंगल कंडीशन मस्ट अप्लाई फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या सिंगल कंडीशन हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नहीं। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, नो। आई मीन हो सकता है बट ये कंडीशन नहीं। देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नहीं बेटा, दो कंडीशन है, एक है हमारे पास ये, और एक है हमारे पास ये। सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो डी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन की बात कर रहा है, तो हमने कंडीशन को ही टारगेट करना है। सही बेटा। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, अ काइट इज इन इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो बेटा स्ट्रिंग पे टेंशन होगी, और टेंशन हमेशा फिक्स सपोर्ट की तरफ होती है। यहाँ पे टेंशन क्या होगी, बच्चे के हाथ की तरफ। सही है। काइट हैज थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, weight, tension and the force from the wind. We don't know from where the wind is moving, लेकिन हमें दो फोर्सेस पता है। सही है। तो अगर मैं टेंशन से की टिप से वेट का टेल ज्वाइन करूं, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होना चाहिए,
फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। सही बेटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट होना चाहिए, जो कि किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, फोर्स फ्रॉम द विंड के बराबर होना चाहिए। भैया ओके, बट देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर बनता है। 12 ओके, ये विंड की फोर्स है एफ। सही है। ठीक है बेटा, एक काम करो, ये तुम्हें तुम्हारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है। सही है, ये क्या है बेटा, रिजल्टेंट बन रहा है। सही है। अब क्या बोला है हमसे, इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए लाजमी है जो रिजल्टेंट आपके पास बन रहा है उस रिजल्टेंट को कौन ओपोज करेगा बेटा, विंड। सही है। तभी तो फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी भाई, देखो इन दोनों फोर्सेस को खत्म होकर ये रिजल्टेंट बन गया है। सही है। तो अगर ये रिजल्टेंट आ रहा है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम तो अचीव नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। तो जो विंड की स्पीड है वो इस डायरेक्शन के रिजल्टेंट को ओपोज करके सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो करवाएगी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द विंड इज द बैलेंस बाय द विंड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स विल बी बैलेंस बाय विंड फोर्स। तो बेटा रिजल्टेंट जो विंड है हमारे पास उसकी डायरेक्शन ये सही, उसकी डायरेक्शन ये सही है। सही है। लेकिन यहाँ पे टिप टू टेल रूल फॉलो नहीं होना, देख रहे हो, टेल से टिप, टेल ज्वाइन हुआ हुआ है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है। बाकी और कोई है नहीं जो रिजल्ट की डायरेक्शन में ये दिखा रहा हो, तो ये आंसर है हमारा। सही बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। फोर फोर्सेस एक्टिंग अबाउट पॉइंट पी। ओके, चार फोर्सेस हैं। ठीक है। The force acts in the same plane produces result no resultant moment about point P। अच्छा, what is the length xy? लेंथ एक्स वाई हमसे निकालने का बोल रहे हैं। सही है। तो बेटा देखो, मोमेंट ऑफ कपल नाम की एक चीज पढ़ी थी हमने। सही है। तो क्या होता है बेटा, इक्वल फोर्सेस होती हैं एंड सेम डायरेक्शन ऑफ मोमेंट करवाती हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल की सिनेरियो हमें देखने को मिल रही है। सही है बेटा। तो एक मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास ये पेयर करवा रहा है। सही है। तो और ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं बेटा, ये करवा रहे हैं क्लॉकवाइज। सही है। और एक मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास प्रोड्यूस करवा रहा है ये कपल, और इनका है बेटा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। बस एक मसला है, और वो मसला ये है कि मोमेंट ऑफ कपल में जो कपल आर्म होता है वो दो फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस होता है, बट दैट डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कि बेटा, सो अब इसको करने के दो तरीका हैं। या तो मैं इन दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं, ये वाला। ठीक है। या तो मैं इन दोनों फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दूं। सही है। तो ये दो ही काम हो सकते हैं। कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, यूं है तो दो फोर्सेस यूं बन जाए। सही है। यानी ये अगर 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है। बट व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। सही बेटा। और ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। ऑल्टरनेटिव एंगल है ना, तो ये देखो, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। सही है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जहां से एंगल बनता है वो बेस होता है, ये है परपेंडिकुलर। सही बेटा। वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर। सही है। सो ओके, चलो देखते हैं तो क्या होगा। सिर्फ हमारे पास सिनेरियो है कि
सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये मोमेंट्स ऑफ कपल है, सही है। तो मोमेंट ऑफ कपल में क्या करते हैं, आप सिंगल फोर्स उठाते हैं और दोनों फोर्सेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 10 आ रहा है। जो ब्लू वाली फोर्सेस है इनका मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास क्या है, एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक का फासला 10 मीटर है, सही है। एंड ये वाली फोर्सेस जो है इनका सिनेरियो क्या है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, क्या लगेंगे आपको, हमें एक्स वाई चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, सही है। तो बेटा एक काम करो बेटा, साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सही है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 60 हो जाएगा, सही है। परपेंडिकुलर है हमारे पास कपल आर्म, एंड ये एक्स वाई हमें निकालना है, सही बेटा। तो एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय, डू वी नो पी, क्या हमें पी पता है। All right, guys, begin the meeting. हम्म, सो लेट्स सी पी अगर हमें कहीं से मिल रहा है। एक काम करो, पहले आप प्रिंसिपल मोमेंट लगाओ, सही है। तो 5, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा डी, सही है। तो 600, सॉरी 60 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू डी। तो डी की वैल्यू आ गई 12 मीटर। अब हो जाएगा बेटा, डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 12 मीटर, सही है। नाउ अब लगा लो आप, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 12, सही है, और साइन 60 आ गया नीचे, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय साइन 60, 13.85, दैट इज वेरी क्लोज टू 40, सही बेटा। तो एक मरतबा और रिकॉल करवा दूं, हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे किया है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया और मोमेंट ऑफ कपल्स की बात की। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास होता है फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो सिंगल फोर्स उठाई और दोनों फोर्सेस के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का कपल क्या होगा, फोर्सेस और इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह हमने डी निकाला। वंस वी हैव फाउंड आउट डी, हमने परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन थीटा का फंक्शन लगाया और हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली किसकी, लेंथ ऑफ द रॉड एक्स वाई, ठीक है, विच इज द हाइपोटेन्यूज बिटवीन द फोर्सेस। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ा। चलो, triangular block of lead of density this, length this, width side this, सही है। What the maximum pressure that can exert on the table is this, okay। पहले तो एक काम करो, डेंसिटी मास निकालो। मास क्या होता है, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास है 1.13 इंटू 10⁴, सही है। और वॉल्यूम हमारे पास क्या है बेटा, सारे के सारे सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेंसिटी ऐसा यूनिट में है। 12 x⁻², मल्टीप्लाई बाय 15 x⁻² मल्टीप्लाई बाय 10 x⁻²। तो मैथ आ जाएगा हमारा 1.13 x⁻4। आंसर इज 20.34। नाउ वी हैव फाउंड आउट मैथ। तो क्या करेंगे बेटा, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, वेट के बराबर, और मिनिमम
मैक्सिमम प्रेशर मांगा है तो मिनिमम एरिया चाहिए, और मिनिमम एरिया हमारे पास क्या होगा बेटा, इन तीनों के में से किसी दो को मल्टीप्लाई करके मिनिमम एरिया देखना है। पहले इन दोनों को देखते हैं। 15 × 12 हमारे पास 180 दे रहा है। देन 12 × 0.1 ये 120 दे रहा है। 12 × 10 एंड 15 × 10 150 देगा। तो मिनिमम एरिया आ रहा है 12 × 10। भैया मिनिमम एरिया आ रहा है 12 यानी 0.12 × 10 यानी 0.1। चलिए बेटा, मैथ्स हो गया 20.31, ग्रेविटी हो गई 9.81, और मिनिमम एरिया हमारे पास इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। सही बेटा, तो ये हो जाएगा 10 मतलब मीटर में हो जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा 0.12। सही बेटा, चलो देखते हैं। बेटा 16603 आ रहा है, 16603, तो बी आंसर। ठीक है, चलो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आ रहा है, बाकी सारे ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। वर्क डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन पर सेकेंड। बातें तो सारी सही हैं, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। पर ये मिनिमम एरिया वाला पार्ट कैसे पता लगा और क्यों करना पड़ा? करीब मैक्सिमम प्रेशर के लिए मिनिमम एरिया होना चाहिए। अब तीन पॉसिबिलिटीज है मेरे पास एरिया की, कि मैं 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.12 करूँ, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.10 करूँ, और 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.10 करूँ। सही है, तो सबसे मिनिमम हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो मिनिमम एरिया मींस मैक्सिमम प्रेशर। ओके, द मॉडल कार travels at a constant speed, velocity of 12 meter per second in a straight line. The input power of the car is this. कांस्टेंट वेलोसिटी है बेटा, तो हमारे पास क्या होगा? फॉरवर्ड फोर्स बराबर होगी रेजिस्टिव फोर्स के। होगी बेटा। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन 60%। ओके, पहले एक काम करो, एफिशिएंसी की मदद से आउटपुट पावर निकालो। पावर आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? पावर आउटपुट विल बी, या एफिशिएंसी लगाओ फॉर्मूला। एफिशिएंसी हमारे पास होगी पावर आउटपुट ओवर पावर इन। सही, तो एफिशिएंसी है 60% यानी 0.6, और पावर इनपुट है कितनी? 800। पावर आउटपुट क्या आ जाएगी? 0.6 मल्टीप्लाई बाई 800 इज 480 वाट। सही है, ओके। और आपको स्पीड पता है, तो बेटा एक काम करो, पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर आपने 480 निकाली, और स्पीड आपके पास कितनी है? 12। तो बेटा फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास? 40। सही है। बोला व्हाट इज द टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑन द कार? क्या रेजिस्टिव फोर्स होगी हमारे पास कार के ऊपर? अब जितनी फॉरवर्ड फोर्स उतनी बैकवर्ड फोर्स, तो फॉरवर्ड फोर्स हमने निकाली है, तो यही बैकवर्ड फोर्स के बराबर होगी। आंसर होगा बी। सही है, आगे बढ़ो। Which statement represents principle of conservation of energy? Energy cannot be used faster than it is created. Supply of the energy is limited, so energy must be conserved. सप्लाई लिमिटेड का मतलब क्या है? सप्लाई अनलिमिटेड हो तो भी एनर्जी कंजर्व हो सकती है। यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल, एंड द टोटल एनर्जी इज इन अ क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। ये मेन पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। सही है।
द टोटल एनर्जी और इनपुट टू द सिस्टम इज इक्वल टू द यूजफुल एनर्जी आउटपुट। नहीं, एनर्जी लॉसेस डिफरेंट फॉर्म्स भी तो होंगी ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बैरल मास 50 kg is loaded onto the lorry 1.6 meter high, okay, and 3.4 meter long. What is the minimum work? बेटा हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन मुद्दा, हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हम इसको हाइट पे पहुंचाना है, सही है। यानी द वर्क वी वांट इज टू गेन ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो वर्क mgh होगा। मास कितना है बेटा हमारे पास 50, ग्रेविटी कितनी है 9.81 और हाइट कितनी है 1.6। तो हमने वर्क को रिप्लेस कर दिया ग्रेविटेशनल एनर्जी से। 784.8 आ रहा है, 780 18 सी आंसर है। यूनिट फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट प्रेशर जैसे होते हैं, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी टू जी एम एस माइनस टू 4m², यानी के जी m-1 f-2। फोर्स इंटू डिस्टेंस तो वर्क होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो कुछ नहीं होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। और अगर ऊपर वाले की बात कर रही हो तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, बात तो वही हो रही है। तो ये वर्क कैन बी रिप्लेस बाय एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया मेरी जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, दैट इज व्हाई मैंने वर्क को जीपी से रिप्लेस कर दिया। सही है, आगे बढ़ो। The graph shows the relationship between stress and strain for three wires of the same linear dimension, but made from different materials. Cause the statement correct. The extension of P is approximately twice of Q. P की extension, okay, तो बेटा एक सिंगल लोड पे देखते हैं हम, P की एक्सटेंशन क्या है, ये है, और इसी लोड पे, इसी स्ट्रेस पे Q की एक्सटेंशन ये है। तो बेटा स्ट्रेन क्यू का ज्यादा आ रहा है, और स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, एक्सटेंशन ओवर लेंथ। सही है, लेंथ तो तीनों की बराबर है, तो बेटा इसकी एक्सटेंशन तो दो गुना आ रही है इसके मुकाबले में, क्यू के पी के मुकाबले में। तो ये बोल रहा है एक्सटेंशन ऑफ पी ट्वाइस है क्यू के मुकाबले में, उल्टी बात हो रही है। एक्सटेंशन ऑफ क्यू ट्वाइस है ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ पी के मुकाबले में, तो ये तो गलत हो गया। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस फॉर पी टू क्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2। बेटा देखो पी का ग्रेडियंट ज्यादा है, सही है, और क्यू का ग्रेडियंट कम है, सही है। तो पी का ग्रेडियंट ज्यादा है, क्यू का ग्रेडियंट कम है, तो रेशियो बोल रहा है पी ओवर क्यू, यस ये 2 के बराबर हो सकता है। सही है, तो ऑलमोस्ट डबल ग्रेडियंट है हमारे पास पी का क्यू के मुकाबले में। सही है। फॉर स्ट्रेन लेस देन 0.1 सेकेंड, आर ओबेस हुक्स लॉ, बेटा आर का ग्राफ है ये, लेस देन 1.1 स्ट्रेन पे, मतलब यहाँ पे आर हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, यस बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। सही है बेटा, तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 2 और 3 और। तो दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर सॉलिड स्टील रॉड, फोर सॉलिड स्टील रॉड equally support an object of weight 10 kilonewton, okay, मतलब each rod is having how much force, सही है। चार रॉड्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं 10,000 न्यूटन के वेट को, तो हर रॉड पे हमारे पास जो है वो
इक्वली सपोर्ट बोला है तो 10 हर रॉड पे हमारे पास 2500 सपोर्ट करेगी। ईच रॉड की लेंथ हमें बताई हुई है कितनी, 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है ये। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट causes the rod to contract by this. रॉड obeys हुक लॉ। बोला यंग मॉड्यूलस बताओ। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, ऐसा लो रहेगी। सही है। 4 से 2500 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास कितनी बेटा, 2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर में है। बेटा मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं डिवाइड बाय 1000 यानी x/3। सही है। लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 मरतबा x/3 होगा यानी x/6। सही है। एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी हमारे पास कंप्रेशन दी हुई है 0.1 मिलीमीटर। ये मीटर में कन्वर्ट होगी इस तरह। सही है। तो सब ऐसा यूनिट में है क्योंकि आपके आंसर ऐसा यूनिट में है। 2 एक्सपोनेंट 11 बी आंसर है। सही बेटा। एक सिंपल सवाल था, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। The graph shows the length of the spring varies with force applied to it. There are two areas P and Q. Which area represent the work done in stretching spring? इसका आंसर सिंपल बेटा P है। क्यों है बताता हूँ आपको। P इसलिए है बेटा, ये हमारे पास लेंथ वर्सेस फोर्स ग्राफ है। सही है। तो ये तो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ को। और ओरिजिनल लेंथ पे तो कोई वर्क का हो ही नहीं रहा है स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है। तो स्प्रिंग तो वर्क हमारे पास इस एरिया में शो करता है। सही है। तो ये वो वर्क है जो स्प्रिंग स्प्रिंग के ऊपर हुआ है, तो एरिया पी और वर्क कर रहा है फॉर स्प्रिंग टू बी स्ट्रेच्ड। सही है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंप्रेशन की बात कर रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपेंशन का ऑपोजिट या एक्सटेंशन का ऑपोजिट दुआ। सही बेटा। सो आगे बढ़ता हूँ। हॉरिजॉन्टल बीम of vertically polarized light of amplitude A incident normally on a polarizing filter. Transmission axis of the filter at an angle of 50 degrees. Okay, what is the amplitude of the light beam after it has passed through the filter? अच्छा जी। सही है। तो माइलस लॉ अप्लाई करते हैं, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बट एक और रिलेशन है हमारे पास कि इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सही है। तो अगर मैं यहाँ के पे ए ए डैश स्क्वायर लगा दूं क्योंकि मुझे नया एम्पलीट्यूड चाहिए, और यहाँ पे के ए स्क्वायर लगा दूं क्योंकि पहले का एम्पलीट्यूड ए है। सही है। कॉस स्क्वायर कितना है बेटा, एंगल 50। सही है। पहली चीज तो देखो के से के कटेगी। सही है। तो बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, ये पूरी की पूरी इक्वेशन पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर, सबके स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो नया एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा ए टाइम कॉस 50, यानी नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारे पास कॉस 50 0.64 टाइम्स 2। ठीक है बेटा। तो इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर से रिप्लेस किया हम लोगों ने, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। पर कैन यू एक्सप्लेन अगेन। जो भी मेरा बच्चा देखो, मैलस लॉ लगाया है यहाँ पे। इंटेंसिटी का रिलेशन ये होता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का। तो के की जगह मैंने आई की जगह के ए स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ये रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड है। तो इसको मैंने ए डैश कर दिया। सही है। और ये इनपुट एम्पलीट्यूड है। तो जो हमारे पास इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा के ए स्क्वायर इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉस स्क्वायर 50। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर कटे, कॉस 50 की वैल्यू निकाली, आंसर आ गया। चलो
Okay. Progressive longitudinal sound wave moves in air. The diagram shows the position of the air particles along the path. Okay, बेटा देखो ये compression है, ये rarefaction है, ये compression है, ये rarefaction है. So we are basically talking about the distance between two consecutive rarefaction that is equal to what? Wavelength. सही है? Point Q is a distance x from point P. Okay, which graph shows the variation of displacement of air particles? हमें wavelength ढूंढना है. ओके, एक्स ये डिस्टेंस है ना, तो एक पूरी वेव आनी चाहिए. सी में देखो एक पूरी वेव आ रही. सही है एक्स में. ठीक है, तो पूरी वेव तो डी में भी आ रही है. डी को भी देख लेते हैं हाथ पे हाथ. डी में भी क्रेस्ट से क्रेस्ट आ रहा है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन ना. कंप्रेशन हमारे पास रियर फ्रैक्शन में हमारे पास प्रेशर मिनिमम होगा. सही है. और ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो अच्छा जी, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एट दिस स्टेज पार्टिकल्स यूं जा रहे हैं. ओके ओके, समझ में आ गया बेटा. देखो, वेव हमारे पास कैसी होती है? इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव. कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन. तो रेयर फ्रैक्शन पे क्या हो रहा है बेटा? ये रेयर फ्रैक्शन और ये कंप्रेशन है. तो देख रहे हो यहाँ पे आपकी वेव जाके रुक रही है. सही है. और यहाँ पे आपकी वेव जाके यूं रुक रही है. तो बोथ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के सेंटर में आप जीरो पे होने चाहिए. सही है. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. ये हमारे पास रेयर फ्रैक्शन. सही है. ये हमारा रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन. सही है. तो सी आंसर सही है हमारा. चलो, electromagnetic waves in free space has a frequency this, which show gives the principal region of the wave. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया है, तो बेटा वेवलेंथ निकालो. हम वेवलेंथ से पहचान. लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ हो जाएगा. तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3 × 10⁻16. आंसर आ रहा है बेटा 1 × 10⁻⁻8. ठीक है. तो बेटा ये किसकी प्रॉपर्टी है 1 × 10⁻⁸? -8. -8 इज यूवी. सही है. -8 क्या है बेटा? यूवी. तो ये है यूवी. सही है बेटा. और आगे क्या पूछ रहे हैं? एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लोअर फ्रीक्वेंसी. तो बेटा अल्ट्रावायलेट से लोअर फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? विजिबल लाइट. सही है, सी. अली, हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है ना. एक साइड पे यूं मूव कर रहे हैं, एक साइड पे यूं मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है इस वजह से. सही बेटा. तो दुआ सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया इन दोनों के दरमियान एक वेवलेंथ आएगी, तो एक पूरी वेव आनी चाहिए. पूरी वेव सी और डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब कंप्रेशन का सेंटर और रेयरफेक्शन का सेंटर पे हमारे पास पार्टिकल फॉर द मोमेंट रुकते हैं, क्योंकि इनवर्ड मोशन खत्म होता है, आउटवर्ड मोशन शुरू होता है. सही हो. तो इसलिए आपका सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसा मामला होना चाहिए. सही है. ओके, 25 हो गया. 26 पे चलो. साउंड, सोर्स ऑफ साउंड एमिट्स वेव ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी.
source moves at a constant speed in a straight line relative to the stationary observer. Okay, which flow velocity of source gives the smallest observed frequency? बेटा फ्रीक्वेंसी कम कब होगी? फ्रीक्वेंसी कम कब होगी? जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी। और स्मॉलेस्ट का मतलब है हाईएस्ट स्पीड से दूर जा रही होगी। सही है बेटा। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा आपको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जितनी ज्यादा स्पीड होगी। सही है, तो बी आंसर है। व्हाट कुड डिस्क्राइब द टाइम बेस ऑफ सीआरओ? ओके, टाइम बेस ऑफ सीआरओ। ओके, फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। आई थिंक डी होगा। बताता हूँ किस तरह बेटा। अगर मुझे पता चल जाता है 120 सेकेंड्स टाइम है, सही है, और मुझे पता है कि 1 डिवीजन 20 सेकेंड्स का है, ठीक है बेटा। सो हम, सॉरी, 120 सेकेंड्स टाइम आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ 6 डिवीजन में कंप्लीट हो रहा है। तो बेटा एक डिवीजन कितना टाइम अकोमोडेट कर रहा है? मैं क्या करूंगा, 120 डिवाइड बाय 60, यानी एक डिवीजन हमारे पास 20 सेकेंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है बेटा। यानी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम बेस, मैंने क्या किया, पीरियड को डिवाइड करवा दिया नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो टाइम पर डिवीजन ऑन द स्क्रीन, ये आंसर होना चाहिए आपको। सही है, ये फर्जी वैल्यूज थी। ट्वेंटी सिक्स में क्या बोल रहे हो बेटा? स्पीड Q10। बेटा ज्यादा स्पीड होनी चाहिए ना, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसने बोला है। तो जितनी ज्यादा स्पीड से सोर्स आपसे दूर जाएगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी। सही है। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन टू वेव्स सुपरपोज? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बी आंसर। ठीक है, the resultant displacement is the sum of individual displacement. That's what superposition principle say. सही बेटा, आगे बढ़ो। Electromagnetic waves is refracted as it passes through a single slit. The width of the slit is larger than the wavelength of the wave. Okay. Which change will decrease the तो amount of ऊपर वाले में आंसर ए क्यों नहीं होगा? किस वाले में? ये 28। देखो, amplitude is the maximum displacement, सही है। लेकिन अगर आप बात करते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल में क्या होता है? द इंडिविजुअल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो आप सिर्फ बात कर रहे हो इस पॉइंट की, जबकि हर पॉइंट पे एडिशन हो रहा होता है, हर पॉइंट पे वेव एनहांस हो रही होती है। सही है, तो जनरल बात करनी है हमें। क्लियर? ओके। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्रैक्टेड है, सही है। द विड्थ और इज ऑफ द स्लिट इज लार्जर देन वेवलेंथ। मतलब कहानी ये है कि स्लिट विड्थ ज्यादा है और वेवलेंथ कम है। सही है, तो बोल रहा है विच विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन। हमें अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन कम करनी है। और अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन कैसे कम होगी, बात करते हैं बेटा। हमें अमाउंट ऑफ वेवलेंथ कम करना पड़ेगा। सही है, और मजीद वेवलेंथ कम करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन कम होगी तब जब हम वेवलेंथ कम करें। वेवलेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए। सही है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो बेटा यहाँ पे तो वेवलेंथ बढ़ गया ना। टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। बी आंसर। सही बेटा, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
तो टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रहा है। डिक्रीज द विड्थ ऑफ द स्लिट, नहीं बेटा इससे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। अगर आप स्लिट विड्थ डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज द वेवलेंथ, वेवलेंथ कम करना है चंदा, सही है। तो आपने डिफ्रैक्शन अगर डिक्रीज करनी है तो आपने वेवलेंथ को कम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। The diagram shows the light incident normally on the diffraction grating. अच्छा जी, the pattern of intensity maxima formed on screen. A line connecting to the center of the fourth order. Okay. Intensity maximum, the center of the diffraction grating is 53 degrees. The center of the grating is this. Okay, what is the wavelength? तो wavelength हमसे मांग रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, हमारे पास n लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, सही है। लैम्डा क्या हो जाएगा, डी हमारे पास 3.7 साइन 53 डिवाइडेड बाय 4। हम्म, अच्छा जी, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 5.39 इंटू 10⁻⁻7, यानी बी, सही बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब क्लोज टू वन एंड, ये वाला एंड क्लोज है बेटा, and has layer of dust laid inside on its lower side. Sound emitted from the loudspeaker is placed near the open end. बेटा हमेशा याद रखना, ओपन एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड, और एंटी नोड पे डस्ट नीचे हुई है। इसका मतलब यहाँ पे भी एंटी नोड है, 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 यहाँ पे भी एंटी नोड, सही बेटा। तो मैंने किस तरह आइडेंटिफाई किया, ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है और एंटी नोड पे डस्ट पार्टिकल्स की जो आपका हाइट है वो नीचे हुई भी है, तो ये मैंने एंटी नोड मार्क कर लिया। चलो नोड मार्क करें, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड, यानी अगर मैं यहाँ पे एक रफ वेव बनाकर दिखाऊं आपको, तो ऐसी वेव बनेगी। सही है, ऐसी वेव बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा जा रहा है बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज वेरीड एट वन फ्रीक्वेंसी, द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब सो दैट द डस्ट फॉर्म्स स्मॉल हीप्स। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर हीप्स इज 130, इज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो जरा देखो बेटा, ये कितनी वेव बन रही है यहाँ पे, हाफ, वन, 1.5, सही बेटा। यानी हमारे पास 30 सेंटीमीटर 1.5 लैम्डा के बराबर है, सही बेटा। तो 30 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे, वेवलेंथ आ जाएगा कितना, 20, सही है। यू हैव स्पीड, यू वांट फ्रीक्वेंसी, यू हैव वेवलेंथ, तो क्या होगा बेटा, हम सिंपल करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगा वी ओ लैम्डा, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल्स टू वी ओ लैम्डा। 330 डिवाइडेड बाय 20, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 1650, ए आंसर, सही बेटा। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा, उसके मुताबिक नोड एंटी नोड मैंने प्लॉट कर दिए, और 30 सेंटीमीटर में हमने देखा कि 1.5 वेव आ रही है, 1.5 वेव आ रही है, तो इस तरह मैंने वेवलेंथ निकाला, स्पीड गिवन थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी। अच्छा, सब सिंपल सा सवाल था।
चलो, there's a current in a resistor for short time. Okay. तो अब हमसे क्या कह रहे हैं बेटा? द स्टेटमेंट अबाउट द टोटल चार्ज दैट पास थ्रू द रेजिस्टर इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? यू टेक एनी वैल्यू? नहीं बेटा, इट्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. यस बेटा, टोटल चार्ज हमारे पास क्या होता है? इट कुड बी 1 times the elementary charge, 2 times the elementary charge, 1,000 times elementary charge, billion times the elementary charge, not 1.5 times the elementary charge. तो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए चार्ज का. सही बेटा? तो 0.5 में नहीं होना चाहिए कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल 1.5 टाइम्स ई. दिस इज पॉसिबल. भैया, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V across the filament lamp. ओके, फिलामेंट लैम्प का ग्राफ ये तो बहुत सिंपल है. क्या थ्योरी है फिलामेंट लैम्प की? जब वोल्टेज बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट कम होता है. करंट कौन सा एक्सेस पे बेटा? वाई एक्सेस पे देखो करंट कम हो रहा है, वाई एक्सेस की वैल्यूज कम हो रही है. ठीक है. An electric current of 12 ampere in a wire is 0.35 meter. Average drift speed आपको ये दिखाएगी है. How many free electrons? अच्छा जी, तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आई इक्वल टू एन ए बी. नाउ हमें पता क्या क्या है? हमें करंट पता है, हमें स्पीड पता है, हमें एलिमेंट्री चार्ज पता है. सही है. ओके, चलो फॉर्मूला को थोड़ा खोलते हैं. नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ही इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सही है. ये नहीं पता हमें. सही है. हमें स्पीड पता है और लेंथ पता है. तो एक काम करो, स्पीड और लेंथ अगर हमें पता है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यानी 0.35 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁴. 700 आ रहा है. सही है. तो ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड को मैं L/T लिख रहा हूँ. सही है. और ई ऐसे ही रहा. अब जरा देखो, जरा जल्दी से बताओ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यूनिट क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ का? है भाई? वॉल्यूम आएगा. यस, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, दैट इज वॉल्यूम. सही बेटा. तो ए इंटू एल वॉल्यूम से कैंसिल आउट होगा. यानी नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद आई एन ई अपॉन, एंड वी वांट दिस. बेटा क्या होगा सिनेरियो? एन बराबर हो जाएगा आई पी अपॉन ई. नाउ वी नो एवरीथिंग. आई है हमारे पास कितना? 12 एम्पियर. सही है. टाइम निकाला हमने 700, और एलिमेंट्री चार्ज क्या है? 1.6 उसको माइनस करके 5.25 इंटू 10⁻22 बी आंसर. ठीक है बेटा. दैट इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन. सही है. व्हाट इज एन ओवर वी? बेटा नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना ली. नंबर डेंसिटी स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. चलो, लेट्स मूव अहेड. Three resistors are connected to a cell of negligible internal resistance. किस रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस है? 100 ओम. ओके, क्या होगा बेटा? 100 × 50 अपॉन 100 + 50, और ये सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा. सही है. दो पैरेलल में, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ओवर सम किया. इसका आंसर आ रहा है बेटा 133.3 ओम. ये तो 100 नहीं है. देन ये वाला है, बी है. बताता हूँ क्यों. बेटा देखो,
मैंने आपको क्या चोर तरीका बताया था, अगर एक जैसे रजिस्टर गिवन हो तो सिंगल रजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50। 50-50 सीरीज में है तो क्या होगा, वेनो। तो भी आंसर ठीक है। दैट विल बी ग्रेटर देन 100, दैट विल बी लेस देन 100, क्योंकि प्योर सीरीज प्योर पैरेलल है। सही है। तो इसका रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 100 होगा और इसका रेजिस्टेंस लेस देन 100 होगा। तो बोथ आर रॉन्ग। तो बी आंसर है। ईच किरचॉफ लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है, किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। सही बेटा। तो बहुत सिंपल सवाल था। 36A। Cell of EMF 1.5 delivers this much current to a resistor this. Okay. Connected between the terminals. तो ये टर्मिनल रेजिस्टर है। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ओके बेटा, अगर हमारे पास इतना करंट इतने रेजिस्टर में जा रहा है तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज 0.26 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 1.3 वोल्ट। इसका मतलब ईएमएफ मेरे पास कितनी है, 1.5, और टर्मिनल वोल्टेज है 1.2, 1.3। तो क्या हो जाएगा सिनेरियो बेटा, देखें। यहाँ पे बचा 0.2 और आई किसके बराबर है, 0.26। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टर हो जाएगा 0.769, यानी 0.77 डी। सही बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने इक्वेशन को कंप्लीट किया। फर्स्ट वी फाउंड आउट द टर्मिनल वोल्टेज, देन टर्मिनल वोल्टेज को ईएमएफ की इक्वेशन में पुट किया, तो हमें लॉस ऑफ वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस करंट से डिवाइड किया, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गई। सही है। नाउ द लास्ट 3 MCQs। व्हाट इज नॉट क्वार्क फ्लेवर, चार्म फ्लेवर है, स्पेंज है, अप है, मीजॉन ग्रुप ऑफ क्वार्क है। हाउ मेनी डाउन क्वार्क्स आर देयर इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ओके, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, यानी अप अप डाउन, और दो न्यूट्रॉन है, यानी अप डाउन डाउन एंड अप डाउन डाउन। कितने बेटा डाउन क्वार्क हो गए, 5। सही है। एंड आइसोटोप ऑफ बोरॉन डिकेज बाय बीटा पॉजिट्रॉन, विच पार्टिकल इज इमिटेड। बीटा पॉजिट्रॉन में बेटा न्यूट्रिनो निकलता है। सही है। और बीटा इलेक्ट्रॉन में एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता है। तो दिस इज इट बेटा, दिस वॉज द लास्ट पेपर। मैं फिर आपको बताता चलूं, हमारे पास और मजीद पेपर यूट्यूब की फिजिक्स वर्स चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको जरूर गो थ्रू कर लिएगा। 2024 का भी फरवरी मार्च है, 2023 का भी फरवरी मार्च है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन और हमारा सेशन 2024-25 खत्म होता है। दिस इज मोइज अहमद दाऊदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द सेशन 2024-25। सही है भाई। तो बस अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी करें, एंड मे अल्लाह ब्लेस। आमीन। जी जी बेटा, बेफिक्र रहे, आप लोगों के लिए ही है दुआ। सही है, कोई सवाल है तो पूछें, देन वी कैन कंक्लूड द क्लास। दुआ विल मिस योर क्लास। A2 में मुलाकात होती है। चल दुआ, आप बोल रही हो 33। 33। 33 सिंपल कॉन्सेप्ट है दुआ। 33 इज बेसिकली फिलामेंट लैम्प की थ्योरी। देखो, जब वोल्टेज बढ़ता है अराउंड द फिलामेंट लैम्प तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो करंट कम होता है। हमें उस ग्राफ को देखना है जिसका करंट कम हो रहा है, वाई एक्सिस पे करंट है। तो करंट कम हो रहा है हमारे पास ए का, और दिस इज द शेप, दिस इज द टिपिकल शेप ऑफ फिलामेंट लैम्प ग्राफ। लेट मी शो यू। ये देखिए, दिस इज द टिपिकल शेप ऑफ फिलामेंट लैम्प ग्राफ। सही बेटा। ठीक है अरीब, इंशाल्लाह A2 में मुलाकात होती है। तो चलें, यहाँ पे हम अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।